चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की चमोली खबर के साथ, जहां चमोली में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ गई है। इधर बात हम बद्रीनाथ धाम की करते हैं, हेमकुंड की करते हैं। हेमकुंड साहिब में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक से करवट बदली गई है। चमोली में मौसम ने करवट बदली है, तो इसी के चलते ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसे में जिले के तापमान में गिरावट भी आई है, ठंड बढ़ गई है। देखिए जरा तस्वीरें आप चमोली की, जहां पर अप्रैल महीने में, जो कि यूं कहें कि अब मई आने वाला है, मई में इस तरह का नजारा आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में चमोली में बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी हुई है। इधर मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश और गर्जन के साथ बर्फबारी की संभावना है। चमोली प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर के दौरान वे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो गई है और आगामी कुछ दिनों में मौसम विभाग द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसके क्रम में मेरा सभी जो दर्शनार्थी हैं, यात्री हैं, सभी से अपील है कि वह जो भी उनका जो प्रोग्राम है वो मौसम विभाग के जो उनका आंकलन है उसको देखते हुए तैयार करें। साथ ही साथ जो लोग अभी धाम में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, वह पर्याप्त मात्रा में वुलन क्लोथ्स अपने पास रखें। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी इस पूरी खबर पर बने। देखिए पुष्कर, अप्रैल माह बीतने को है, मई आने वाला है और मई में इस तरह का मौसम ये काफी संकेत देता है। चूंकि देखिए चारधाम यात्रा चल रही है, ऊपर से बर्फबारी, ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग का क्या कहना है, किस वजह से इतने भारी बदलाव? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आपने सही कहा कि मौसम विभाग का अलर्ट जो है 29 तारीख को 3 मई तक काफी भारी बर्फबारी से लेकर आपका जो ओलावृष्टि से लेकर फिर एक बार फिर जो है 3 मई तक का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जब मौसम मई के महीने में हमको बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे बद्रीनाथ या आपका गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या आपका केदारनाथ, यहाँ पे तो लगातार से 3 दिन से लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हालांकि जिस तरह से पेड़ों का कटान हो जाता है दीपिका, जिस तरह से प्रकृति के साथ जिस तरह से विकास हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, पेड़ कट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम में जिस तरह से जो बदलाव आ रहा है, या हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से जो ग्लेशियरों का टूटना या मौसम जिस तरह से पल पल बदल रहा है। हालांकि इस समय जनपद चमोली की मैं बात करूँ दीपिका, तो इस समय हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह से ही मौसम बनता है। और कल रात को जो है, चाहे वो होली हो, चाहे आपका गोरसो बुग्याल हो, या चाहे आपका चोपता वाला ट्रैक हो या बद्रीनाथ हो, यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी है और बारिश भी हुई। तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा भी चल रही है। यात्रा जो है, यात्रा पे जो लोग आ रहे हैं वो बर्फ का आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम का बदलना, यानी आप देख सकते हैं कि मई के महीने में जबकि टेम्परेचर जो है 33 डिग्री से ऊपर होता था, लेकिन इस बार पहाड़ों में जिस तरह से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो मैदानी क्षेत्रों में गर्मी तो है ही, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो मई में जो गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस समय जाड़ों का रुख हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव आ रहा है, प्रकृति के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है दीपिका, सीधा सीधा उसका असर देखने को मिल रहा है पहाड़ी जिलों में। बिल्कुल पुष्कर, देखिए चारधाम यात्रा चल रही है, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे अपने तमाम दर्शकों को किस तरीके से भारी बर्फबारी चमोली में हुई है, हेमकुंड साहिब में हो रही है। यहाँ पर किस तरीके से बर्फ को हटाया जा रहा है। क्या सरकार की ओर से और भी कह सकते हैं इंतजामात आप देख पा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कतें ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपिका, क्योंकि जब 2022 जब यात्रा जब समाप्त हो गई थी, उसके बाद से ही लगातार जो है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से जो तैयारियों का दौर जारी था, वो तैयारियों का दौर लगातार अभी भी जारी है। क्योंकि चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो गई थी और 22 अप्रैल के बाद से ही मौसम का बिगड़ना जो है शुरू हुआ है। तो 1-1.5 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो है 3 मई तक का जो है मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आपने तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड पे है। केदारनाथ धाम की अगर बात करो तो केदारनाथ धाम में जो है सीमित यात्रियों को भेजा जा रहा है।
गंगोत्री यमुनोत्री का भी यही हाल है कि यहाँ पे सीमित यात्री को भेजा जा रहा है। हाँ, हालांकि बद्रीनाथ में जो पैदल नहीं जाना होता है तो यहाँ पे 18,000 या 20,000 लोग जो है प्रत्येक दिन जो है दर्शन कर रहे हैं। तो प्रशासन और उत्तराखंड सरकार के दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्थानीय जनता यहाँ के कोऑर्डिनेशन को लेकर कि ऐसी घटना न हो, ऐसी घटना सामने न आए कि जिससे जो है चाहे यात्री हो चाहे स्थानीय प्रशासन को नुकसान पहुंचना पड़े, इसको लेकर प्रशासन की अगर बात करी जाए, प्रशासन जो है लगातार यहाँ तक प्रशासन अलर्ट पर है। और इस खबर पे आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी पुष्कर मैं आपका रुख करूंगी। इधर चमोली के हेमकुंड साहिब पहुंचकर सेना के जवानों की ओर से बर्फ की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही आस्था पथ का निरीक्षण किया गया। बदलते मौसम को देखते हुए भारतीय सेना के जवानों ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द आस्था पथ से बर्फ को हटाकर पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, जिससे कि श्रद्धालुओं के आवाजाही में कोई दिक्कतें ना हो और ना अपनी यात्रा अच्छे से वे कर पाएं। आपको ये भी बता दें कि यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी ग्लेशियर में 10 फीट के करीब बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में 12 फीट तक बर्फ जमी है और हेमकुंड सरोवर साथ ही अमृत सरोवर बर्फ से पूरी तरह से ढका है। सेना के जवान के साथ मिलकर आपको बता दें कि बर्फ को हटाया जा रहा है। हेमकुंड साहिब से नीचे की ओर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने और मार्ग दुरुस्त करने में तमाम सैनिक जो है इस वक्त जुटे हुए हैं। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आज अपनी पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन करने वाले हैं, जिस पर किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर निशाना साधा और कहा कि हरीश रावत उत्तराखंडियत को लेकर किताब जारी करने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंडियत शब्द किशोर उपाध्याय की ही देन है। हरीश रावत अगर उत्तराखंडियत शब्द को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हरीश रावत को ये स्वीकार करना चाहिए कि ये शब्द किशोर उपाध्याय का दिया हुआ शब्द है। तो जो सज्जन जिनका आपने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत होती क्या है। मैंने तब भी समझाया था, और अगर आज कुछ लोग उस उत्तराखंडियत के शब्द पर आगे उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये तो कहें कि भाई ये उत्तराखंडियत शब्द जो है वो किशोर उपाध्याय का दिया हुआ है। इधर हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी योजना को लेकर व्यापारियों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से इस योजना के विरोध में व्यापारियों ने घंटी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और पोर्ट टैक्सी योजना का रूट बदलने की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी जारी की है, अगर सरकार को हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी चलानी है तो इसका रूट बदलना होगा और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो इस योजना का चरणबद्ध तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा। देखिए, हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो व्यापारी हैं घंटी बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट कार को लेकर उनका कहना है कि उनके व्यापार को भारी नुकसान होगा। जो रूट तय किया गया है उन पे उनकी सहमति सरकार की ओर से नहीं बन पा रही है। हालांकि सरकार का ये तर्क है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और ये जो व्यवस्था हरिद्वार में शुरू की गई है वह दूरियों को कम करने के लिए है, साथ ही साथ विकास को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल हम आपको बता दें, जो टकराव की स्थिति है लगातार आप देख पा रहे हैं। पोर्ट टैक्सी योजना का रूट बदलने की मांग यहाँ पर तमाम उद्योगों के द्वारा की जाए, तमाम उद्योगपति कर रहे हैं, व्यापार मंडल कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख बेहद स्पष्ट है। उनका कहना है कि इस पोर्ट टैक्सी को लेकर, इस योजना को लेकर पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है, तो डीपीआर बन चुकी है। अब आगे इस पर जल्द से जल्द काम होगा। जब हमने विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया, इन्होंने फिर टेंडर निकाल दिए। ये क्या मतलब, इनको इतनी जल्दी लगी हुई है। टेंडर इन्होंने जारी कर दिया 5 जुलाई इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है उस टेंडर की प्रक्रिया। तो इसलिए हम पूरा विरोध करेंगे और अब हमारे आंदोलन तेज होंगे, धरने प्रदर्शन तेज होंगे, सरकार के खिलाफ भी होंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो ये सरकार को चेताने का ही काम कर रहे हैं हम लोग व्यापारी।
हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट होने जा रहा है, व्यापार हमारा उजड़ने जा रहा है, हम इसको उजड़ने नहीं देंगे, हरिद्वार के व्यापारी को बर्बाद नहीं होने देंगे। कार हरिद्वार में आएगी तो ये एरिया पूरा ध्वस्त हो जाएगा, सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी, व्यापारी उजड़ जाएंगे। हम पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। हमारा ये मतलब है कि पोर्ट कार का विरोध नहीं है, पोर्ट कार के रूट का विरोध है। पोर्ट कार का रूट गंगा किनारे होना चाहिए, जिससे शहर के अंदर व्यवधान ना आए। शहर का ट्रैफिक इतना जबरदस्त है, उस ट्रैफिक को बचाने के लिए पोर्ट कार का बाहर से निकलना अति आवश्यक है। पोर्ट कार को बाहर से निकालने के लिए हम कई बार विरोध करते हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पोर्ट कार को अंदर से नहीं आने देंगे। इधर हरिद्वार में संतों के एक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सांसद निशंक के कामकाज पर असंतोष जताया है। साथ ही राजनीतिक दल से संत को ही चुनावी मैदान में उतारने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, संतों ने ये भी कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियों का इस पर विचार नहीं करता है तो उन्हें ही किसी संत को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। चलिए वापस लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति तैयार की है और संयुक्त मोर्चे की ओर से ऐलान किया गया है कि 1 मई को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चे के जिला अध्यक्ष नवीन सैनी एवं जिला प्रभारी विवेक सैनी ने कहा कि एनपीएस के तहत रिटायर कर्मियों को हर 1000 से 2000 हर महीने पेंशन मिल रही है, जिसमें जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है, जिसे लेकर सरकार से मांग की गई है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। 1 मई में जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है, पुरानी पेंशन का लिए लड़ रहा है। हमारा 1 मई को संसद मार्च का कार्यक्रम है और उसमें पूरे राज्य से, हमारे उत्तराखंड से और साथ में, क्योंकि अब हम हरिद्वार के यहाँ लक्सर ब्लॉक में खड़े हैं, तो हमारे साथी बिल्कुल तन मन धन से और ऊर्जा से भरे हुए हैं और वहाँ जाने की पूरी योजना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे लक्सर का, जिसमें लक्सर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। दरअसल सुल्तानपुर मोहल्ला रामनगर के शाहिब मलिक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और 3 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गई 3000 रुपए की रकम, मोबाइल फोन, बैंक की पासबुक भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने तीनों चोरों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जेल भेजा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ने में सफलता हासिल की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों को धर दबोचा गया। 3000 नगदी समेत कई सामान इनसे बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन चोरों को धर दबोचा है। देखिए, परसों तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के यहाँ जो है घर में घुसकर मोबाइल और नकदी चोरी करने का प्रकरण सामने आया था, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें सीसीटीवी कैमरे के अवलोकन से चोरों को तस्दीक किया और 3 लोग जो कि सुल्तानपुर निवासी उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनके पास एक मोबाइल, पासबुक और 3000 रुपये की बरामदगी हुई है। उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। देखिए, आपराधिक इतिहास जो है ये पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। इधर लक्सर में प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भी उत्तराखंड में अवैध खनन का खेल जारी है। इसी को लेकर आज भिक्कमपुर, जीतपुर और रामपुर सहित तमाम खनन क्षेत्रों में खनन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम छापेमारी करी है। इस दौरान टीम ने अवैध रूप से किए जा रहे खनन भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही साथ टीम ने 3 खनन के भंडार को भी सीज किया है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने कार्रवाई जारी की। उन्होंने बताया कि अवैध खनन भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 भंडारण को सीज किया गया। अवैध खनन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मैं अवैध खनन की बार बार शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर के पूर्व में 7 स्टॉक को सीज किया गया था और पुनः कल 3 स्टॉक को और सीज किया गया है
और इस प्रकार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस प्रकार से कोई व्यक्ति अवैध खनन करता है बिना किसी सक्षम अनुमति के तो कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।